यस, 12th फिजिक्स। दो महत्वपूर्ण वीडियो में ये दूसरी वीडियो मैं याद दिला दूं। पहली वीडियो में क्या था, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पांचों लॉ लिखने थे और उन्हें एक्सप्लेन करने में वेव थ्योरी क्यों फेल हुई थी। ये वीडियो जा चुकी है, आपका पहुंच चुकी है। उसमें मैंने दूसरी वीडियो के लिए कहा था इसका कंटेंट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पांचों नियम दोबारा लिख के कुछ स्पेशल बातें और बतानी है जो लेनार्ड और मिलिकन ने अपने एक्सपेरिमेंट में पाई थी। इन पांचों लॉज के अतिरिक्त एक दो बातें और। हर बात का, हर लॉ का वेल एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन जी करते हैं। कैसे कैसे किया, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ था। तो ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है और बोर्ड में आने के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। मैं वीडियो शुरू करूं तो इससे पहले आपको एक एडवाइस देता हूं। एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठे, सिर्फ इसको देख लेना, कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, हल्का फुल्का याद रहेगा। पर अगर आप इस वीडियो के साथ साथ चलते हुए नोट्स भी बना लें, चाहे बीच थोड़ी देर के लिए पॉज भी करना पड़ जाए, तो इधर वीडियो हुई समाप्त और आपके बेहतर नोट्स जो आपके अपने हाथों से बनते हुए, अपने दिमाग से समझते हुए, पूरी स्माइलिंग के साथ हो जाएंगे तैयार। अब क्या करना चाहिए, आप सबके पास इतना दिमाग तो है कि तुरंत अब एक नोटबुक और पेन ले आएं या खाली ऐसे ही देखते रहें। यह आपके अपने विवेक के ऊपर है, कहां ज्यादा फायदा है सोचें इस बात को। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आएगा, राइट द लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड हाउ आइंस्टीन एक्सप्लेन देम। पूरा डिटेल में पूछेगा। तो उसमें पहले हेड डाल दें, क्वेश्चन नंबर डाल के, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वही पांचों लॉ। फर्स्ट लॉ था द रेट ऑफ, ये बातें आप दोबारा लिख सकते हो पॉज करके या धीरे धीरे स्मॉल स्लो मोशन के साथ सुन के बनाते रहे बस नोट्स। ये मैं लिखूंगा नहीं, यहां पे बोल रहा हूं एक एक करके, और इस पर्पज से कि आप उसको नोट कर सकें। फर्स्ट, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब आप पॉज कर सकते हैं और लिख सकते हैं फटाफट। इस तरह किसी भी तरह से नोट्स तैयार करें, वो जो नोट्स बनेंगे बड़े इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड्स के लिए। The rate of emission of photoelectrons from metallic surface is directly proportional to intensity of light incident. फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ, ध्यान रखना शुरू के दो लॉ इंटेंसिटी से संबंधित है। सेकेंड लॉ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। इस साथ ही इंटेंसिटी के दोनों पॉइंट खत्म हो गए और दो लॉज तैयार हो गए। मैं एक बार और बोल देता हूं। फर्स्ट लॉ, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटेलिक सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट। नंबर टू, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट। थर्ड, अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आई पे डिपेंड नहीं करती है तो किस पे करती है? ठीक है,
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मत लिख देना, बस इसके बढ़ने पर बढ़ती है ये बताओ। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट। फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, नो एमिशन। क्या लिखोगे आप स्टेटमेंट? बहुत सारे बच्चे चौथे लॉ में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिख देते हैं। वो लॉ नहीं है, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है। मैंने कई बच्चों यहां टेस्ट जब होते हैं तो कई बच्चे ये गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखना है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिख देते हैं, गलत है। लॉ देखिए, लॉ क्या है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट is less than a certain value of frequency, ब्रैकेट में लिखते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, then no any photo electrons emit. This certain value is different for different materials. ये बताना, दोबारा सुन लेना। और as soon as light is incident on metallic surface, photoelectrons emit instantly. ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं? There is no time lag between instant of light incidence and instant of emission of photoelectrons. जैसे लाइट पड़ती है तुरंत बाहर निकल जाता है। ये हो गया 5 लॉज। इसके साथ इन्होंने एक ग्राफ तैयार किया था, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। तो ये जो ग्राफ इन्होंने ड्रॉ किया था, ये ग्राफ की लाइन ऐसे प्राप्त हुई थी, स्टेट। फिर या पहले इसको देख लीजिए, लॉ तो हो गए 500, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं जिस आपको अवस्था पढ़ने वाले जा रही है। इसको पीछे हटाते हैं तो ये तो होगी वो न्यूनतम फ्रीक्वेंसी जिसमें काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। इससे ज्यादा चाहिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए, झटके के साथ इलेक्ट्रॉन निकले, झटके के साथ मतलब एनर्जी के साथ। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। इससे अगर कम हुई तो मैजिक काइनेटिक नेगेटिव, यानी कि भी अंदर ही है, बाहर नहीं निकलेगा। और उसने जब अलग अलग मटेरियल के ऊपर इसको यूज किया तो सबकी लाइन पैरेलल आई एक दूसरे के। और लेनार्ड एंड मिलिकन ने इस स्थिति को देखते हुए यह देखा था कि सबके स्लोप सेम आ रहे, पैरेलल है। इस स्लोप को उसने ए नाम दिया था, और ये जो वाई इंटरसेप्ट है जो कि नेगेटिव में ये अलग अलग, यानी इतनी एनर्जी उसके पास नेगेटिव में थी जब कोई लाइट उसके ऊपर नहीं पड़ रही थी, तो इतनी एनर्जी कम से कम जरूरत थी उसको बाहर निकालने के लिए, जिसे वर्क फंक्शन कहा गया। बात अभी इसको वो बी बोल रहा है। तो ए न्यू माइनस बी, ये एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन इन्होंने तैयार की। y को mx प्लस सी को देखते हैं तो y की जगह तो ये है,
y इक्वल टू एम एक्स, एक्स का काम न्यू कर रहा है, और एम स्लोप, स्लोप हर मेटेरियल का एक जैसा है, और माइनस सी, प्लस सी आता है यहाँ माइनस में, यह है में एनर्जीज जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए न्यूनतम आवश्यक है, जिसे हम वर्क फंक्शन बाद में कहेंगे। तो उसने ये कहा था, लेनार्ड एंड मिलिकन एक्सपेरिमेंट में ये कहा गया था कि ये जो ए है ये तो एक ऐसा कांस्टेंट है जो हर मटेरियल के लिए एक जैसा है, क्योंकि सारी लाइन पैरेलल प्राप्त हुई थी। तो ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो हर मटेरियल के लिए एक जैसा है, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा गया। यूनिवर्सल कांस्टेंट। और बी क्या है? बी अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग है, तो कांस्टेंट, पर अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग। किसी में से फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, किसी में से डिफिकल्ट है, तो वर्क फंक्शन सबके अलग अलग है। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बट डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। ये इन्होंने और प्राप्त किया था। तो ये कुछ बातें लेनार्ड और मिलिकन ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्राप्त की थी और 5 लॉज दिए थे। अब आइंस्टीन ने इस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन, इट इज एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन, एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन प्राप्त की थी। अगर जो कुछ भी एक्सपेरिमेंटल हो रहा है वो सत्य है, वो सत्य है, एक्सपेरिमेंट कभी गलत नहीं होता। तो आइंस्टीन अब अपना एक्सप्लेनेशन शुरू करता है, वो इसको भी प्रूफ करेगा, ये भी बताएगा कि यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या है, ये भी बताएगा कि ये कैसा कांस्टेंट है जो डिफरेंट मैटेरियल्स के लिए डिफरेंट है, और पांचों नियम की वो वेल डेफिनेशन करेगा कि अति उत्तम। स्टार्ट करते हैं। फिर हेडिंग पड़ जाएगी आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें आपका पहला पैराग्राफ बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप जब सुन लेंगे, समझ जाएंगे, तो पॉज करके फर्स्ट पैराग्राफ लिखने का कार्यवाही शुरू कर देंगे। आइंस्टीन ने लाइट के वेव नेचर को एक्सेप्ट नहीं किया, पार्टिकल नेचर, क्वांटम प्रिंसिपल, लाइट का क्वांटम मॉडल, या लाइट का पार्टिकल नेचर, या लाइट का फोटोन मॉडल, ये सब एक ही मतलब है, क्वांटम फोटोन के बोल, उसका यूज किया। आइंस्टीन used the Planck's model of light, according to which light travel in the smallest particles called photons or quanta. Energy of each quanta या photon is h nu, and intensity is directly proportional to number of photons. इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, फोटॉन्स उतने ही ज्यादा आएंगे, और फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, हर फोटोन की ऊर्जा भी उतनी ही ज्यादा होगी। ये बातें बता के फर्स्ट पैराग्राफ खत्म कर देंगे। अब मेरा सुन ले कैसे लिखना है, या पॉज करके नोट्स बना सकते हो उसके। फर्स्ट पैराग्राफ की बात कर रहा हूं केवल।
Einstein explained the photoelectric effect by taking the help of Planck's model of light, according to which light travels in the smallest packets or bundles of light. Each bundle is called photon or quanta. The energy of each quanta या energy of each photon is equal to h nu, is h nu. ब्रैकेट में लिख देना h प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ब्रैकेट बंद. And intensity of light is depend on the number of such photons. ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ. ठीक है, या और समझा सकते हो इसको. On increasing the intensity of light, number of photons increases. ऐसा भी लिख सकते हैं, या डिपेंड ऑन भी कर दोगे. डिपेंड इंक्रीज बताएं, ठीक है. डिपेंड ऑन वो भी ठीक है वैसे तो. लास्ट वाली लाइन, on increasing the intensity of light, number of photons increased. ऐसे लिखते हैं ना, ये अच्छा रहेगा. फर्स्ट पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो जाए, फर्स्ट पैराग्राफ तसल्ली के साथ, तभी वीडियो आगे की देखें. पॉज कर दें, पूरा लिख के तब आगे बढ़े. जस्ट नेक्स्ट पैराग्राफ से जो फोटॉन सरफेस पे रहेंगे वो सबसे तेज एनर्जी के साथ निकलेंगे. फोटॉन एक फोटॉन किसी एक इलेक्ट्रॉन पर जब गिरेगा तो ये बाहर निकलेगा. ये स्थिति अब आपको समझानी है बहुत बेहतर तरीके से. ऐसा डायग्राम जो दिख है कि डायग्राम बच्चे ने बनाया है, बना देना चाहिए. इससे जगह भी घिरती है और फैलता भी मामला, और बहुत अच्छा ये माना जाता है कि बच्चे को नॉलेज है, वो डायग्राम बना रहा है बाकायदा. नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हेन light is incident on a metallic surface, then its one photon gives its whole energy to only one electron. ये अपनी एनर्जी को एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन में दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये फोटोन है. एनर्जी का स्मॉलेस्ट पार्ट, इसके फर्दर डिवीजन नहीं हो सकते. स्मॉलेस्ट है, इसके डिवीजन नहीं होंगे कि आधा उसको दे दिया आधा उसको दे दिया. अगर आधा आधा हो सकता तो फिर फोटोन ना होता. फोटोन स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनर्जी, कांट डिवाइडेड. सो ये विवश है कि अपनी पूरी एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को दे. आफ्टर रिसीविंग दिस एनर्जी, electron take its some part in ejection, which is called work function, and remaining energy is in the form of kinetic energy of this electron. Then according to energy conservation, ये एनर्जी इस फोटोन को मिली फोटोन से, इसका एक हिस्सा तो वर्क फंक्शन लग गया जो बाहर निकलने की जरूरत थी, और बाकी बचा हुआ
इसमें ई के रूप में है। यह इससे अच्छा ये रहेगा ई के को लिख दो, शॉर्ट में भी निपटेगा मामला। ई के जो है जितनी एनर्जी टोटल फोटोन से इसको मिली थी उसमें से वो बाहर निकाल माइनस कर दो जो बाहर निकलने की जरूरत थी, बाकी जो बची वो सब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। आप कहोगे इसकी बात क्यों नहीं कर रहे, तो भाई इसको ऊपर आने में इससे भी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता थी, इससे ज्यादा एनर्जी माइनस हो जाएगी, कम ऊर्जा के साथ निकलेंगे। इस कारण मेटेलिक सरफेस से अलग अलग एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। सबसे तेज वो निकलेगा जो सरफेस पे होगा, उसे बाहर निकलने की जो एनर्जी की आवश्यकता है वो है वर्क फंक्शन। नीचे वालों को इससे भी ज्यादा चाहिए होती है। तो दूसरा पैराग्राफ मैं दोबारा बोल रहा हूं, कभी आप कंफ्यूज हो गए हो। When light ray, yeah, when light is incident on a metallic surface, its one photon gives its whole energy to only one electron. After receiving this energy, electron takes some part in ejection, which is called work function, and remaining energy is in the form of maximum kinetic energy Ek. Then, according to conservation of energy, this. Which is, ये लिखा जाएगा, which is very similar to experimental equation Ek is equal to A nu minus B. Hence, now it is proved A is universal constant. Actually, it is Planck constant. And B is constant different for different materials, which is actually work function, which is different for different materials. Well explanation. क्या बात है explanation की. थर्ड पैराग्राफ, जब ये चीज प्रूफ हो जाएगी उसके बाद थर्ड पैराग्राफ. अगर मैक्सिमम स्पीड ऑफ emitted photoelectrons is V maximum, तब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है, जो कि हाफ एम वी स्क्वायर होती है, वी की जगह वी मैक्सिमम, और मैक्सिमम की हुई सरफेस तो ऑलरेडी बैठे होंगे पहले से. देन ई के की जगह आ जाएगा हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. बताएंगे, ऐसे नहीं आएगा, वो बताना पड़ेगा. एच न्यू नॉट, अगर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट होती, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या करती, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है बस. एच न्यू नॉट एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक है. यानी कि ये एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का काम करेगी, यानी वर्क फंक्शन. Where h nu naught is W, work function. ओके, बल्कि एच भी कॉमन ले लें, या इस चीज के बाद आप इसको दोबारा समझें, दोबारा समझें. देखिए, ये बता दोगे, देन इसको डिटेल बताना. ई के जो इतना हो गया, इसको भी बता दो. एंड W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट. न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. देन ई के इज इक्वल टू एच, ई की जगह क्या लिख दोगे, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर एच न्यू नॉट, और स्क्रीन पर आ रहा है ना सर, हाँ ठीक है, हाफ
एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू एच कॉमन न्यू माइनस न्यू नॉट। इतना ड्राइव करेंगे, इतना ड्राइव करेंगे और देखिए क्या वेल तरीका एक्सप्लेनेशन करने का इनका होगा। हमें यहां से रब करना पड़ेगा। मेरे पास सुनने में क्या कह रहा हूं वो लिख देना, इस बार लिख देना। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। जरूर लिख देना इसके नीचे। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इतना लिख के। नाउ इसके बाद अंतिम भाग। नाउ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन एक्सप्लेन एज बिलो। ये लिख दे, पहले लिख दे, लिख दो पहले। ठीक है, पहले की तरफ नंबर फर्स्ट पैराग्राफ, और जस्ट मैं कहूंगा ऐसे लिखना। ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस। पर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो ज्यादा फोटोन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस इन सेम रेशियो, सो द रेट ऑफ एमिशन इज ऑल्सो इंक्रीज इन सेम रेशियो। So, on increasing the intensity, the rate of emission of photoelectrons is directly proportional to intensity of light incident. This is law number 1, और अंडरलाइन कर देना उसके नीचे। आपकी सुविधा के लिए मैं एक बार पूरी तरह से और बोल रहा हूं। जवाब लिख दोगे, नाउ लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन एक्सप्लेन एज बिलो। उसमें फर्स्ट पैराग्राफ, व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज इन सेम रेशियो, सो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज इंक्रीजेस इन सेम रेशियो, सो द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू intensity of light incident. This is law number 1, और नीचे अंडरलाइन कर देना। और फिर अगले पैराग्राफ से लिखोगे फ्रॉम नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस बट energy of each electron remains same. So maximum kinetic energy of photoelectrons not increased, independent from I. This is law number 2, underline कर देना। थर्ड पैराग्राफ, from Einstein's photoelectric equation it is come from, on increasing the frequency of light, maximum kinetic energy increases. This is law number 4. Law number 3. Underline. अगले पैराग्राफ, from Einstein's photoelectric equation it is come from, when nu is less than nu naught, then maximum kinetic energy becomes negative. तो छोटा हो जाएगा इससे, नेगेटिव मीन्स नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट।
दिस इज लॉ नंबर 4, अंडरलाइन। और लास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, फोटोन इज नॉट ए मेटेरियल पार्टिकल, इट इज डायरेक्ट एनर्जी। सो इलेक्ट्रॉन एक्वायर दिस एनर्जी एंड एमिट इंस्टेंटली। अगर ये मेटेरियल पार्टिकल होता तो टाइम लेता, एनर्जी देने में टाइम लेता, वो सीधे एनर्जी ही है डायरेक्ट। एक शरीर, कोई बच्चा भागता भागता आएगा, दूसरे को गिराएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा इसकी एनर्जी इसमें आने में, पर जब आत्मा आएगी, आत्मा बोले तो सीधे एनर्जी, तो सीधी सीधी डायरेक्ट टच हुई और इसके अंदर आ गई। ठीक है, तो फोटोन इज ए डायरेक्ट ए एनर्जी, सो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट इट, एक्वायर्ड इट एंड एमिट इंस्टेंटली। सो देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन instant of incidence of light and instant of emission of photoelectron. This is law number 5, underline. इस तरह से इसकी व्याख्या होती है। अब वीडियो तो खिंच गई है, लंबी जितनी भी बन गई होगी, परंतु आपके जो नोट्स बने वो 1 या 1.5 पेज में आगे होंगे, या जितने भी आगे होंगे। पर यह आज की डेट में मुझे गारंटी है, जिसने सच्चे मन से वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाए हैं, प्यारे बच्चों, एक बार इसको दोबारा भी कर लें साथ साथ। अब मैं वीडियो खत्म कर रहा हूं, इसी नोट्स को एक बार दोबारा भी लिख लें, बिल्कुल जादुई फर्क पड़ेगा, मैजिकल इफेक्ट। ओके।